कामवाली के हाथ का नहीं खाऊंगी। सुमन की शादी नोएडा में आकाश से हुई थी। आकाश प्राइवेट नौकरी कर रहा था। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे और सुमन प्रेग्नेंट थी। ये देखकर उसकी सास उससे बहुत खुश होती है। एक दिन सुमन सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी उसकी सास उसे देख लेती है। हाय राम, अरे बहू तो छत पर क्यों गई थी? माँ जी, धुले हुए कपड़े डालने गई थी। अंजलि, अरे ओ अंजलि, कहाँ गई? अंजलि अपने कमरे से आते हुए कहती है। क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुझे घर का कुछ दिखता है कि नहीं? दिन भर बस अपने कमरे में घुसी रहती है। अरे ये क्या बात हो गई, मैं अपनी कॉलेज का असाइनमेंट कर रही थी ना। ठीक है, लेकिन तू थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया कर। बहू ऐसी हालत में छत पर कपड़े डालने गई थी, कम से कम छोटे मोटे काम तो तू कर दिया कर। क्या भाभी यार, तुम भी, तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ जाती है। तुम बता नहीं सकती थी, छत पर कपड़े मैं डाल आती। अरे मुझे लगा ये छोटा मोटा काम मैं खुद कर लूंगी। आय हाय, बढ़िया आई, मैं कर लूंगी। एक बार बच्चा हो जाने दे, फिर मैं देखूंगी तू कितना काम करती है। अगले महीने सुमन बच्चे को जन्म देती है। अपने पोते के आने से सास बहुत खुश होती है। जीती रहे बहू, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तूने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। वाह भाभी, बेबी तो बिल्कुल भैया पर गया है। अच्छा अंजलि। अरे बहू, तू भी किसकी बातों में आ रही है? इसको मूंग और उड़द की दाल का फर्क नहीं पता और ये बच्चे की शक्ल का बता देगी किस पर गया है बेबी। आशा की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं और अंजलि मुंह फुला लेती है। ऐसे ही हंसी मजाक में दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे सुमन का बेटा 1 साल का हो जाता है। एक दिन रात में आकाश को परेशान देखकर सुमन उससे पूछती है। अरे आकाश, क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं यार। अरे ये क्या, मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ, मुझे नहीं बताओगे? बताओ ना क्या हुआ। मैं यही सोच रहा था कि अब हमारा बच्चा भी 1 साल का हो गया है और घर में भी सब ठीक है, तो तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि नोएडा जैसे शहर में सिर्फ मेरी सैलरी से गुजारा नहीं हो पाएगा। मैं भी काफी दिनों से यही सोच रही थी कि आपसे जॉब के लिए कहूं, क्योंकि मुझे भी अपना करियर बनाना है, पर डर था कहीं आप बुरा न मान जाओ। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है कि तुमको अपने करियर की फिक्र है। लेकिन माँ जी, वो मुझे जॉब नहीं करने देंगी। अरे तुम माँ की चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम बस जॉब के लिए ट्राई करो। ठीक है। अगले दिन सारा काम निपटाने के बाद सुमन अपनी जॉब के लिए वेबसाइट पर सर्च करने लगती है। उसे एक अच्छी जॉब दिखती है और वो जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। अब शाम को उसके पास एक कॉल आता है। हेलो, यस कौन? हेलो मैम, मैं विप्रो कंपनी से रोशनी बात कर रही हूँ। मैंने आपका रिज्यूमे और प्रोफाइल वेबसाइट पर देखा, मुझे आपकी प्रोफाइल पसंद आई, तो क्या आपके पास 10 मिनट का टाइम है? यस मैम, व्हाई नॉट। ओके गुड। तो मैं आपका कॉल अपने मैनेजर को ट्रांसफर कर रही हूँ, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। ओके मैम। सुमन का इंटरव्यू होने के बाद मैनेजर अगले 2 दिन में उसको ऑफिस ज्वाइन करने को कहते हैं। शाम को जब आकाश ऑफिस से घर आता है तो सुमन उसे ये खुशखबरी सुनाती है। अरे वाह यार, तुम तो बड़ी टैलेंटेड निकली, इतनी जल्दी जॉब भी ढूंढ ली। तो आपको क्या लगा मैं ऐसी वैसी हूँ? अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट थी। वाह, तुमने तो कभी बताया भी नहीं। खैर, अब तुम सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके जल्दी से ऑफिस ज्वाइन कर लो। लेकिन आपने अभी तक माँ जी से बात नहीं की, वो मानेंगी क्या? मैं माँ से अभी डिनर करते हुए बात कर लूंगा। थैंक यू आकाश। अब शाम को सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी आकाश जॉब की बात आशा को बताता है। ये सुनकर आशा भड़क जाती है। हे राम, क्या कहा आकाश? तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी सोनू को 5 साल तक बहू को देखना पड़ेगा, उसके बाद तुम लोग दूसरे बच्चे का भी तो सोचोगे। अरे ये तो हद हो गई। माँ जी तो मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रही है, एक ही बहुत है मेरे लिए। क्या माँ, दूसरा बच्चा? अब जमाना बदल चुका है, परिवार जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है। आकाश की बात सही है आशा। अरे क्या खाक सही है, मैं बहू को नौकरी नहीं करने दूंगी बस। लेकिन क्यों माँ, आजकल एक की सैलरी से घर नहीं चलता, महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे लेकिन बहू बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे माँ, लोगों का काम है दूसरों को रोकना टोकना। लेकिन भैया भाभी जॉब करेंगी तो फिर घर का काम, खाना पीना ये सब कौन करेगा? अरे तो जब हम दोनों कमाएंगे तो एक काम वाली रख लेंगे, वही घर के सारे काम और खाना पीना कर देगी। अच्छा, देखो आकाश ने सब पहले ही सोच लिया है, आज तो वो बस सबको बता रहा है। अब जैसे ही आशा कामवाली का नाम सुनती है वो आकाश पर बहुत तेज गुस्सा हो जाती है। हे भगवान,
तू सच में पागल हो गया है क्या आकाश? काम वाली? माँ तो उसमें दिक्कत क्या है? आजकल जॉब वाले ज्यादातर लोग काम वाली रखते हैं। वो जो भी हो, लेकिन मैं काम वाली के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। पता नहीं कैसी होगी काम वाली, किस किस के घर जाकर काम करती होगी, कैसे रहती होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी। अब सबकी बहुत समझाने के बाद आशा सुमन की जॉब के लिए मान जाती है। ये सुनकर सुमन और आकाश बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुमन सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर आशा से कहती है, माँ जी मैंने सबके लिए नाश्ता और खाना बना दिया है, मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन बहू तूने तो नाश्ता नहीं किया अभी। नहीं माँ जी, मैं लेट हो रही हूँ, मैंने अपना टिफिन पैक कर लिया है। सुमन जल्दी में ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसको जाते हुए उसकी पड़ोसन विमला देख लेती है। अरे ये तो आशा की बहू है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? चलो चलकर आशा से ही पूछ लेती हूँ, भाई आखिर पता तो चले माजरा क्या है। आशा अपने घर पर बैठी नाश्ता कर रही थी, तभी उसके घर पर विमला आती है। अरे विमला, तू इतने सुबह? आजा बैठ, नाश्ता कर ले। अरे आशा, आज तो अकेले ही नाश्ता कर रही है, तेरी बहू कहाँ गई? बहू की तबीयत सही नहीं है विमला, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। लगता है अब तू मुझे अपना नहीं मानती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तू मेरी सबसे खास दोस्त है। अच्छा, इसीलिए मुझसे झूठ बोल रही है? मैंने खुद सुबह ही बहू को बाहर जाते हुए देखा है। विमला ने आशा का झूठ पकड़ लिया, इसलिए मजबूरी में आशा को उसे सब बात बतानी पड़ती है। अब कामवाली का नाम सुनकर विमला हैरान होकर आशा को भड़काने लगती है। क्या बताऊं आशा, आजकल की बहुओं का ससुराल में मन ही नहीं लगता। इन्हें बस नौकरी करने की पड़ी रहती है। इन्हें ना बच्चे पालने से मतलब है, ना सास ससुर की सेवा से। सच कहा तूने विमला, अब जमाना बहुत बदल गया है। मैं तुझे अपना समझ कर कह रही हूँ, तो काम वाली के हाथ का खाना मत खाना। वो लोग बहुत गंदे रहते हैं, किस किस के घर खाना बनाते हैं। सही कहा तूने, मैं मर जाऊंगी ना तब भी काम वाली के हाथ का बनाया खाना नहीं खाऊंगी। विमला आशा को भड़काकर अपने घर चली जाती है। अब शाम को सब लोग डिनर करने बैठते हैं, तभी सुमन आकाश से कहती है, आकाश आपने कोई काम वाली ढूंढी क्या? क्योंकि मैं कल से खाना नहीं बना पाऊंगी। क्यों? अरे कितनी लेट हो गई थी आज मैं, बॉस ने मुझे वार्निंग दे दी है कि कल से मैं टाइम से ऑफिस आऊं। अरे हाँ ठीक है, मैंने बात कर लिया है, कल से काम वाली आने लगेगी। अच्छा हुआ कि काम वाली मिल गई, अब कल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम लोग चाहे जो भी कहो, लेकिन मैं उस काम वाली के हाथ का बनाया खाना नहीं खाऊंगी, चाहे जो हो। आशा की ये बात सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तब आकाश सुमन से कहता है, अरे यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अगर माँ कामवाली के हाथ का खाना नहीं खाएगी तो क्या वो पूरा दिन भूखा रहेगी? हाँ आकाश, तुम सही कह रहे हो। माँ जी भी ना अजीब है, पता नहीं क्यों वो ऐसा समझती है कि कामवाली के बनाए खाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तुम ना कल एक काम करना, सुबह जल्दी उठकर माँ के लिए खिचड़ी बना देना, वो जल्दी बन जाएगी। माँ उसे खाकर भूखी तो नहीं रहेगी और तुम टाइम से ऑफिस भी जा पाओगी। हाँ ये सही रहेगा, इससे मुझे ऑफिस जाने में लेट भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुमन खिचड़ी बनाकर ऑफिस चली जाती है। अब काम वाली आकर घर के सारे काम निपटाती है और सफाई से बढ़िया खाना बनाकर सबको परोसती है। सब लोग खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह कमला, तुमने तो थोड़ी ही देर में काफी कुछ बना दिया। जी साहब, मेरी तो यही रोजी रोटी है, अब तो आदत पड़ गई है। आंटी आप कब से ये काम कर रही हो? मैडम मेरे को 15 साल हो गए। अरे आंटी आप मुझे मैडम मत बोलो, मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ। आप अब से मेरा नाम लेना। ठीक है अंजलि बेटा। ये बातें चल रही थी और आशा भी अपनी खिचड़ी लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसे जलाने के लिए अंजलि कमला से पूछती है, वैसे आंटी जी आपने आज खाने में क्या बनाया है? मैंने आज आलू मटर की सब्जी, रायता, सलाद, पूरी और पुलाव बनाया है। अरे वाह आंटी, तब तो आज खाने का मजा आ जाएगा, है ना पापा? हाँ बिल्कुल, ऐसा लजीज खाना रोज रोज खाने को थोड़ी ना मिलता। काम वाले के हाथ का खाना खाकर मुझे अपना धर्म थोड़ी ना भ्रष्ट करना है। अरे आशा छोड़ उस खिचड़ी को, ये आलू मटर के साथ गरम गरम पूरी और सलाद का स्वाद ले। मजा आ गया। कमला बहुत मजेदार खाना बनाया तुमने। अब मैं आ गई हूँ ना साहब, अब रोज आप लोगों को ऐसा ही मजेदार खाना बनाकर खिलाऊंगी। कैसी किस्मत है, मेरे सामने इतना स्वादिष्ट खाना रखा है और मुझे ये बेस्वाद खिचड़ी खानी पड़ रही है। क्या करूं, मैं भी खा लूं क्या? नहीं नहीं नहीं, राम राम राम, ये क्या हो रहा है? मुझे खुद पर काबू रखना होगा।
आशा अब अपना सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। ये देखकर महेश और अंजलि को उस पर हंसी आने लगती है। अगले दिन फिर से सुमन आशा के लिए दलिया बनाकर चली जाती है। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी महेश आशा से कहता है, अरे आशा देखना, आज कमला ने कितना अच्छा पालक पनीर सलाद रोटी और पुलाव बनाया है। तू ये खा कर तो देख, क्या वो बेकार सा दलिया खा रही हो। अरे तुम्हें खाना है तो खाओ ना, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। मुझे नहीं खाना इस कमला के हाथ का खाना। अरे मम्मी एक बार खाकर तो देखो, अगर पालक पनीर पसंद ना आए तो मत खाना। सब खाना खा रहे होते हैं। उधर धड़ाम की आवाज आती है और सोनू सोफे से नीचे गिरकर रोने लगता है। ये देखकर कमला उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी आशा उसको चिल्ला देती है, अरे रुक कमला, कहाँ दौड़ी चली जा रही है मेरे पोते के पास। मेरे पोते को छूने की गलती मत करना। अरे मेम साहब, बच्चा जमीन पर गिर गया था तो मैं उसे उठाने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं बच्चे को उठाने की, अभी उसकी दादी मरी नहीं है, जिंदा हूं अभी मैं, और जब तक मैं हूं तब तक किसी पराये को अपने पोते को छूने नहीं दूंगी। ये क्या बात हुई आशा, कमला भी आखिर एक इंसान है। जो भी हो, बहू को तो अपने बच्चे की कोई चिंता नहीं है, बस सारा दिन ऑफिस का काम नजर आता है उसे। आज आने दो, मैं उसके अच्छे से खबर लूंगी। अब शाम को काफी देर तक आशा सुमन के ऑफिस से आने का इंतजार करती है, और जैसे ही सुमन घर पर आती है आशा उसके ऊपर भड़कने लगती है। आ गई महारानी, आज इतनी देर कैसे हुई आने में। अगर यही है तो वहां ऑफिस में रुक जाया करना, क्या जरूरत है घर आने की। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। तुझे अपने बच्चे की चिंता है कि नहीं। पूरा दिन वो यहाँ अपनी माँ को ढूंढता हुआ परेशान होता रहता है, और आज तो वो सोफे से नीचे गिर गया। सुमन चिंता से सोनू को देखने लगती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। इस पर आशा उसको ताना देने लगती है, अल्ले मेरे बापू को चोट तो नहीं लगी, बताओ बापू, अपनी मम्मा को बताओ। अरे बंद कर ये नौटंकी, जब बच्चा घर पर रहता है तब उसकी जरा भी चिंता नहीं होती तुझे, और अब यहाँ मुझे दिखाने के लिए अल्ले मेरे बाबू को क्या हुआ करके मेरे सामने नौटंकी कर रही है। अरे माँ, आप क्यों इस पर इतना गुस्सा कर रही हो। ये तो बेचारी दिन भर ऑफिस में परेशान रहती है, और शाम को जब आती है तो आप इसको रोज सुनाती हो। ये करे तो क्या करे। इसको बोल नौकरी छोड़ दे और घर संभाले। नहीं माँ, अकेले मेरे बस का नहीं है घर चलाना, और वैसे भी घर पर काम वाली है ना, वो घर का सब देख लेती है ना। आकाश को सुमन का पक्ष लेता देख आशा बहुत गुस्सा हो जाती है और रात का खाना नहीं खाती और अपने कमरे में सोने चली जाती है। अब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात में आशा को भूख लगती है। रात के 2 बजे। हे राम, सत्यानाश हो बहू का, उसके चक्कर में मेरा बेटा बदल गया और मेरी भूख से जान जा रही है। अरे ओ आशा, इतनी रात में क्या बड़बड़ा रही हो, क्या हुआ तुझे। कुछ नहीं, मैं तो अपनी उस कर्म चली बहू को कोस रही हूँ। तुम तो बढ़िया खाना खा चुके हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, सो जा। मतलब तुझे भूख लगी है। अरे तो उस कमला के हाथ का बना क्यों नहीं खा लेती। अरे क्यों धर्म भ्रष्ट का गुणगान करती रहती है, वो भी तो इंसान है। मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप सो जाओ ना तुम। देखो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। कमला इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि बस उंगलियां चाटते रह जाओ। अच्छा, सच में कमला इतना अच्छा खाना बनाती है क्या। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। आशा मजबूरी में महेश को खाना लाने के लिए कह देती है। महेश किचन में जाकर देखता है पर उसे खाना नहीं मिलता। अब आशा को उस रात भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुमन उठने में लेट हो जाती है, इसलिए वो बिना कुछ नाश्ता और खाना बनाए जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। अरे ये क्या है, आज तो बहू बिना नाश्ता और खाना बनाए चली गई। हाँ माँ, उसने मुझे बताया था कि आज उसकी मीटिंग है, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा, और आज वो उठने में भी लेट हो गई थी। ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक मुझे बिना खाए भूखा रहना पड़ेगा। अरे माँ, तो आप कमला के बने हुए खाने को क्यों नहीं खा लेती। वो कितना स्वादिष्ट और मन से खाना बनाती है, सब उसकी कितनी तारीफ करते हैं। मुझे कमला के हाथ का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना। वैसे भी देखा है मैंने उसे कितने गंदे तरीके से खाना। देखो आशा, तुम उसके बनाए हुए खाने को खाओ या मत खाओ, लेकिन किसी के बारे में गलत नहीं करना चाहिए। मैंने खुद देखा है कमला को, वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से खाना बनाती है। अब दिन में आशा खाना नहीं खाती और वो एक दिन पहले से भूखी होती है। शाम को अंजलि के पास सुमन की कॉल आती है और उसे बताती है कि ऑफिस में मीटिंग होने की वजह से आज वो रात में 10 या 11 बजे तक घर आ पाएगी, और ये बात अंजलि आशा को बताती है। मम्मी, तुम भाभी के इंतजार में मत रहो, भाभी का मेरे पास फोन आया था, उनको आने में 11 बज जाएगा। अरे तो क्या आशा, तुम रात तक भूखी बैठी रहोगी। मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मैं अपने लिए खुद पराठे बना लूंगी।
आशा अब गुस्से में किचन में जाती है और अपने लिए पराठे बनाती है, लेकिन गुस्से की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से पराठे जल जाते हैं। बाकी सब कमला के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खा रहे थे और वो बेचारी चाय और पराठे खा रही थी। हाय राम, सत्यानाश हो इन पराठों का। इतने कड़वे पराठे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए। और बनाओ गुस्से में पराठे। आज तक गुस्से में किया गया कोई भी काम अच्छा हुआ है? ऊपर से जिद लेकर बैठी हुई हो। यह नहीं होता कि खाना खा लो। माँ गुस्सा थूक दो ना और खाना खा लो। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया आज कमला आंटी ने। नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। रहने दो अब सब, मेम साहब को मत समझाओ। शायद मैंने ही कोई खराब कर्म किए होंगे जो मैं ये खाना बनाने वाली बनी। कमला की बात सुनकर और भूख से व्याकुल होकर आशा को समझ में आ जाता है कि वो गलत कर रही है। अब वो परेशान होकर कहती है, अरे भाड़ में जाए ये भूख, इसकी ऐसी की तैसी। कमला, तू मेरे लिए खाना लगा दे जल्दी से। आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी, वरना मेरी बहू तो ऐसी है कि वो मुझे भूखा ही मार देगी। कमला आशा के लिए खाने की थाली लगाती है। आशा तुरंत उसको खाने लगती है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं।